तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैग्नीशियम हमने लिया है, मैग्नीशियम की कि हमारे पास थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहरान ख़ान है, चैनल का नाम केमिस्ट्री विद मेहरान। अब इस चैनल पे आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में इंशाल्लाह हर किस्म का टॉपिक मिलेगा। तो आज का जो हमारे पास है टॉपिक वो है आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी में अगर आप देखें हमारे पास दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड्स है आयनाइजेशन। सबसे पहले इसका मतलब ये है कि आयनाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस टू क्रिएट आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन, यानी वो प्रोसेस जिसकी मदद से हमें आयंस मिलता है या वो प्रोसेस जिसमें हमें आयंस मिलता है वो कहलाता है आयनाइजेशन। तो ये हमारे पास आयनाइजेशन, और ये आयनाइजेशन खुद ब खुद नहीं होता है। जैसा ये एटम हमने आयंस बनाया है, जैसा अगर हम एग्जांपल लिख दें कि एक सोडियम एक एटम है, इससे हम आयंस बनाते हैं सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये आयंस जो बना है ये एनर्जी की वजह कि यह आयनाइजेशन तो हुआ है, लेकिन आयनाइजेशन के वक्त हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। अब टॉपिक जो हमारे पास है वो आयनाइजेशन एनर्जी का है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का डिफिनीशन जो हमारे पास है वो हमारे पास द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इस डिफिनीशन में कुछ मेन चीज़ें वो हम मेंशन करेंगे कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम्स टू फॉर्म आयंस। मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर लूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एटम लें ए। अब इस एटम से अगर हम आयंस बनाना चाहे तो या इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहे तो फिर इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो इस एटम से आपने एक टाइम में एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। और इसके बाद दूसरी चीज़ में बात है एन इलेक्ट्रॉन द वैलेंस शेल, इस एटम की वैलेंस शेल से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तीसरा जो इसमें है हमारे पास एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, वो हमारे पास ये एटम सिंगल एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी सिंगल एटम होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड वगैरह होना चाहिए। इसके बाद ये एटम जो है ये हमारे पास गैस होना चाहिए। तो मेन चीज़ें डिफिनीशन में जो है हमारे पास ये हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म आयंस। तो ये बात है। अब हमने यहाँ पे आप देख रहे हो हमने एक एटम लिया है, मैग्नीशियम है, लेकिन ये हमारे पास क्या होना चाहिए, गैस फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड या सॉलिड में नहीं होना चाहिए। मैग्नीशियम है गैस फॉर्म में लिया है। इसके बाद दूसरी बात जो इसमें है कि हमने सिंगल एक एटम लिया है और एक एटम से हमने एक टाइम में एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। यानी यहाँ पे ये नहीं हो सकता है कि आपने यहाँ पे सॉलिड लिया है या यहाँ पे लिक्विड लिया है या हमारे पास, तो सिर्फ गैस होना चाहिए। इसके बाद एक टाइम में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहिए। तो अब हमारे पास ये तो हो गया डिफिनीशन हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की। यूनिट इसके हमारे पास है किलोजूल पर मोल। अब एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी के टाइप्स जो हमारे पास है, एक हमारे पास है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसके बाद हमारे पास है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसके बाद हमारे पास है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैग्नीशियम हमने लिया है, मैग्नीशियम की पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 है और आखिरी इलेक्ट्रॉन में हमारे पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करना चाहे, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम से ये इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये एनर्जी आपके पास है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यानी पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी दरकार होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और ये मैग्नीशियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 738 किलोजूल पर मोल एनर्जी दरकार है। इसके बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन तो हमने रिमूव कर दिया, अब अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन में रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ पे भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी हमारे पास होगी
सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो यहाँ पे लिखी है 1450 किलो जूल पर मोल। अच्छा, एक और बात है कि न्यूट्रल एटम जो होता है इससे जब आयन्स बनता है तो वो मोनो पॉजिटिव आयन्स होता है, मोनो पॉजिटिव आयन। इसके बाद मोनो पॉजिटिव आयन से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो डाई पॉजिटिव आयन बनता है और उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसके बाद अगर हम डाई पॉजिटिव आयन से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहे तो वो हमारे पास है ट्राई पॉजिटिव आयन बन जाता है और ये हमारे पास है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे एक और चीज़ का हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि हमारे पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना है वो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद अगर हम इसकी ट्रेंड की बात कर लें, ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड का मतलब ये है कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में और टॉप टू बॉटम क्या होता रहता है, लेफ्ट टू राइट। ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन यानी मतलब पीरियड में क्या होगा, पीरियोडिक टेबल की पीरियड में क्या होगा और ग्रुप्स में। तो आसान वर्ड में सिर्फ एक सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन इंक्रीज। मतलब पीरियड में हमारे पास आयोनाइजेशन आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होता है। तो ये हमारे पास उसकी पीरियड्स है। ये इसके बाद हमने यहाँ पे क्या होता है पीरियड, तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट इन पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज और टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप्स हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होते हैं, डिक्रीज होती हैं। और वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो हमारे पास जब हम करते हैं फैक्टर पढ़ लेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के जो फैक्टर हैं, फैक्टर इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उसमें ये सारा कुछ आ जाता है कि क्या क्या करना है। अब हमारे पास एक और बात है कि स्टेबिलिटी की तरफ अगर हम जाए, ये तो ट्रेंड है। अब ट्रेंड को अगर हम जो है ना एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो ट्रेंड में फिर हमने ये पढ़ना है कि किन किन चीज़ों पे किस वजह से हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। तो इसमें कुछ चीज़ें आ जाते हैं जो हमने अगले वीडियो में डिस्कस करना है। इसमें आ जाता है न्यूक्लियर चार्ज आता है, एटॉमिक साइज भी आ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट भी आ जाता है और साथ में नेचर ऑफ ऑर्बिटल आ जाता है। अब यहाँ पे एक और बात आ जाते हैं स्टेबिलिटी, कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी और स्टेबिलिटी का आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। वो किस तरह है कि फॉर एग्जांपल जब भी किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इतना ही वो एटम ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी यहाँ पे अगर आप देखें मैग्नीशियम +2 से हमने इतनी 30 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी। मतलब ये है कि ये मैग्नीशियम जो है +2 फॉर्म में बहुत ज़्यादा स्टेबल है और +2 फॉर्म में उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है। तो ये भी हमारे पास हो गया। अच्छा, एक बात है कि स्टेबिलिटी आयोनाइजेशन एनर्जी आयन के लिए दी जाती है और स्टेबल। तो अगर एक एटम आपके पास स्टेबल है तो आपने उसको ज़्यादा एनर्जी दे के उसको आयोनाइज करना है, और अगर एक एटम ऑलरेडी हमारे पास कम स्टेबल है यानी वो इस हालत में स्टेबल नहीं है तो हमने कम एनर्जी दे के उससे इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर अब ट्रेंड की बात कर ले, अब एक क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो डिफिनीशन हमने पढ़ लिया, अगर इस पे हम इस डिफिनीशन पे कंसेप्चुअल दे के तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं लिख सकता हूँ कि अगर हम ये लिख दे कि सॉलिड इससे एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, एक इलेक्ट्रॉन, तो हम ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन के मुताबिक ये एमसीक्यूज जो हैं या ये ऑप्शन सही है कि नहीं है। इसके बाद अगर हम ये देखें कि हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ अगर हम लिख लें, हमारे पास हो गया +1 इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है कि नहीं। इसके बाद अगर हम ए यहाँ पे गैस लिख दी, इसके बाद यहाँ पे ++2 इलेक्ट्रॉन्स, और आखिर में हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास A2 हो गया, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हो गया। और इसके बाद अब यहाँ पे अगर आप देखें ये एक एटम है लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इस वजह से सॉलिड फॉर्म से आप लोग
इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो। तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन के मुताबिक ये ऑप्शन जो है या ये MCQs जो है हमारे पास ये नहीं हो सकती। इसके बाद यहाँ पे A2 लिया है, हमने क्या कहा था कि हमने गैसियस फॉर्म में लेना है। दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे ये थी कि जो हमने मॉलिक्यूल लेना है वो हमारे पास किस फॉर्म में होना चाहिए, वो हमारे पास आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड और साथ में गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। ये तो लिक्विड भी है और मॉलिक्यूल, तो इस वजह से ये भी गलत है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें ये बात अब एक हद तक सही है कि हमने आइसोलेटेड एटम तो लिया है, एटम तो आइसोलेटेड हैं लेकिन साथ में गैसियस फॉर्म में भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक टाइम में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, तो ये गलत है कि हम एक टाइम में 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये तीसरा ऑप्शन भी गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफिनीशन में मेन बात हमने लिखी है वो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है कि हमने एक टाइम में 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है और वो भी वैलेंस शेल से निकालना है। वैलेंस शेल का मतलब ये है कि अगर आपके पास इनर शेल है और ये वेनर शेल है, तो आप ये मर्जी नहीं है कि आप इनर शेल से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इनर शेल से हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन जब भी हम निकालते हैं तो वैलेंस शेल से निकालते हैं, वैलेंस शेल से। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था आयनाइजेशन एनर्जी का। इसके बाद इसके ट्रेंड रह गए कि ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, ये हमारे पास सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन का और आयनाइजेशन एनर्जी का डिफिनीशन हो गया, साथ में उसका इंट्रोडक्शन भी हो गया। इसकी जो ट्रेंड है इसके लिए ये पार्ट 2 यानी हमने दूसरी वीडियो बनानी है ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसमें हमने ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। बस इसका इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन वगैरह आयनाइजेशन एनर्जी का हो गया। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।